Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. I am Usman Abib. Dear students, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी की बात की थी. अभी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला डिराइव करते हैं और फिर टोटल एनर्जी की बात करेंगे. तो चलें शुरू करते हैं. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट. जब कभी भी दो चार्जेस एक दूसरे की फील्ड में मौजूद होते हैं तो वहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो वर्क डन की फॉर्म में होती है कि यहाँ पर जो न्यूक्लियस है एटम का उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और जो बाहर इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है. तो हर एक एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो डिफरेंट होता है क्योंकि हर एक एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो डिफरेंट होता है. हाइड्रोजन के प्रोटॉन की तादाद कुछ और होगी, बेरिलियम के प्रोटॉन्स की तादाद कुछ और होगी क्योंकि एटॉमिक नंबर डिफरेंट है. जबकि आखिरी जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके ऊपर चार्ज सेम रहेगा. तो इट्स मीन कि जो यहाँ पर न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज है उसको मैं Ze से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो E से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. अगर आपने न्यूक्लियस का चार्ज देखना है हाइड्रोजन एटम के लिए तो यहाँ पर Z की जगह उसका एटॉमिक नंबर पुट करेंगे और अगर बेरिलियम का एटॉमिक नंबर पुट करेंगे तो उसके प्रोटॉन की तादाद आ जाएगी. तो अब जो न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज है उसको मैं Q1 कह देता हूँ और जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है उसको मैं Q2 कह देता हूँ. और यहाँ पर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगी हुई है. ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है मल्टीप्लाई बाय इट्स रेडियस मीन कि यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इक्वल होगी वर्क डन की. पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन. कब? जब दो चार्जेस एक दूसरे की फील्ड में मौजूद होते हैं. तो वर्क डन इक्वल होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस. यहाँ पर डिस्टेंस जो है s से रिप्रेजेंट किया है वर्क डन में, लेकिन जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय रेडियस r हो जाएगा यहाँ पे. अब कूलम लॉ के मुताबिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर और यहाँ पे कांस्टेंट भी हम लोग लगाते हैं 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. जो कूलम लॉ के मुताबिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी हम लिखेंगे Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. अब यहाँ पर जो कांस्टेंट K होता है, K की जो वैल्यू होती है वो 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है. अब पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू, ये चार्ज Q2 है और ये चार्ज Q1 है, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से क्या आएगी? पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू Q1 Q1 और Q2 की जगह हम उसकी वैल्यू पुट करते हैं तो Q1 की जगह आ जाएगा Ze मल्टीप्लाई बाय माइनस E डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर. अब यहाँ पे जो कांस्टेंट लगाने थे 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये तो फोर्स लिखी है हम लोगों ने. ये जो टर्म है ये फोर्स के लिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कूलम लॉ के मुताबिक मल्टीप्लाई बाय इसका रेडियस लिखेंगे यहाँ पे. अब रेडियस के साथ कैंसिल हो जाएगा, रेडियस को रेडियस के साथ कैंसिल करेंगे तो नई इक्वेशन क्या बनेगी? पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू माइनस Ze का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एक r बच जाएगा. एक r तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा. अब रेडियस की जो इक्वेशन हम लोगों ने डिराइव की थी प्रीवियस लेक्चर में n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय पाई m Ze का स्क्वायर. अब यहाँ पे लिखेंगे इस इक्वेशन को, पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू माइनस Ze का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. अब r की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है. r की वैल्यू हम लोगों ने क्या डिराइव की थी? n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय पाई m Ze का स्क्वायर. अब थर्ड टर्म टॉप पे चली जाएगी मैथमेटिक्स के रूल के मुताबिक, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे. पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू माइनस Ze की पावर 2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, और ये थर्ड टर्म जो थी ये मल्टीप्लाई हो जाएगी जेड ई स्क्वायर के साथ, तो पाई एम जेड ई का स्क्वायर हो जाएगा। अब फाइनली पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगी, यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी आप लोग लिखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू, पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू माइनस जेड, अब जेड का स्क्वायर लिखेंगे, क्यों, यहाँ पे तो दो जेड है, तो जेड का स्क्वायर हो जाएगा इनटू ई की पावर 4 हो जाएगी, यहाँ पे लिखेंगे ई की पावर 4, पाई पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा m रह जाएगा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 4 अपनी जगह पे है, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा और h स्क्वायर हो जाएगा। अब क्योंकि z रिप्रेजेंट कर रहा है एटॉमिक नंबर को, जबकि n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ ऑर्बिट को, नंबर ऑफ ऑर्बिट भी चेंज होते रहेंगे, एटॉमिक नंबर भी चेंज होता रहेगा अगर हम एटम चेंज करेंगे, तो वेरिएबल को और कांस्टेंट को हम अलग अलग लिखेंगे, सेपरेट करेंगे। जब सेपरेट करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू माइनस जेड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, यहाँ पे कांस्टेंट लिखेंगे ई की पावर 4 m डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर आता है, n तो बाहर निकल गया, यहाँ पे h स्क्वायर रह जाएगा। अब ये जो इक्वेशन है, अगर इस इक्वेशन को मैं ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई कर दूं और नॉमिनेटर में भी 2 मल्टीप्लाई करता हूँ और डिनोमिनेटर में भी 2 मल्टीप्लाई करता हूँ, क्यों करता हूँ मल्टीप्लाई, इसकी रीजन क्या है, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएगी माइनस जेड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन का स्क्वायर, और यहाँ पे 2 जो मल्टीप्लाई किया था उसको मैं शुरू में लिख लेता हूँ माइनस 2 जेड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा ई की पावर 4 m डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 4 भी तो था, वो 4 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर आएगा 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय h का स्क्वायर। तो ये जो टर्म थी, ये जो कांस्टेंट की टर्म आपको नजर आ रही है, ये काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन में हम लोगों ने 13.6 के इक्वल की थी। अब यहाँ पे 8 नहीं, अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई नहीं करता तो यहाँ पे 8 नहीं आ रहा था, इसी वजह से मैंने 2 को मल्टीप्लाई किया ताकि यहाँ पे 8 आ जाए, और फिर ये जो कांस्टेंट है अब ये 13.6 के बराबर होंगे, जैसे काइनेटिक एनर्जी में हम लोगों ने कांस्टेंट की वैल्यू पुट की थी। अदरवाइज अगर आप 8 नहीं लेके आते तो आप 13.6 नहीं लिख सकते, तो 8 लाने के लिए हम लोगों ने 2 ऊपर भी मल्टीप्लाई किया नीचे भी, तो अब पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएगी माइनस, पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू माइनस 2 जेड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन का स्क्वायर इनटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो पोटेंशियल एनर्जी की भी इक्वेशन यहाँ से डिराइव हो चुकी है। अगर हम लोगों से पहले ऑर्बिट में, दूसरे ऑर्बिट में, तीसरे ऑर्बिट में पोटेंशियल एनर्जी पूछ ले तो हम लोग एटॉमिक नंबर पुट करके उसका नंबर ऑफ ऑर्बिट पुट करके हम वहां से पोटेंशियल एनर्जी इजीली निकाल सकते हैं। अब पोटेंशियल एनर्जी इस रिलेशनशिप को देखकर पता चलता है कि पोटेंशियल एनर्जी नंबर ऑफ ऑर्बिट के इनवर्स रिलेशन में है, कि पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ से जो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हम लोगों ने ड्रा किया कि पोटेंशियल एनर्जी, इसके ऊपर भी एमसीक्यूज बन सकता है कि पोटेंशियल एनर्जी इज इनवर्सली रिलेटेड विद m स्क्वायर। इट्स मीन कि जितना आप न्यूक्लियस से दूर जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही कम होगी, और जितना न्यूक्लियस के करीब आएंगे पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। तो यहाँ पे हम लोग साइड पे इस चार्ट में लिखते हैं कि एक और इंपॉर्टेंट इक्वेशन, पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 13.6 जेड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम डिराइव हो चुकी है। अब टोटल एनर्जी लिखनी तो बहुत आसान है कि टोटल एनर्जी इक्वल होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के। टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी।
टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हम लोगों ने जो डिराइव की 13.6 z का स्क्वायर डिवाइड बाय m का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या डिराइव हो चुकी है -2 13.6 z का स्क्वायर डिवाइड बाय m का स्क्वायर। अब 13.6 इंटू जेड का स्क्वायर डिवाइड बाय m का स्क्वायर, अगर इस फैक्टर को मैं x कह दूं, ये फैक्टर क्या है, ये x है, और यहां पर भी 13.6 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइड बाय m स्क्वायर, इसको मैं x कह दूं, तो आप लोगों को पता है कि अगर हमारे पास प्लस x हो -2x हो तो आंसर क्या आया करेगा -x। बिल्कुल सेम केस यहाँ पे है कि यहाँ पे 1x है और -2x है, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू -13.6 इंटू जेड का स्क्वायर डिवाइड बाय m का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो फाइनली टोटल एनर्जी फाइंड आउट करने का भी फार्मूला डिराइव हो चुका है। हम लोग पहले ऑर्बिट में, दूसरे ऑर्बिट में और तीसरे ऑर्बिट में टोटल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे, उनका डिफरेंस भी फाइंड आउट करेंगे और उससे जो एमसीक्यूज बनेगा वो भी लिखेंगे। तो टोटल एनर्जी यहाँ पे लिखते हैं, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू -13.6 z का स्क्वायर डिवाइड बाय n का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब टोटल एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट की क्या होगी हाइड्रोजन एटम के केस में, सेकंड ऑर्बिट की क्या होगी और थर्ड ऑर्बिट की क्या होगी, इसको फाइंड आउट करते हैं। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो नंबर ऑफ ऑर्बिट के इनवर्स रिलेशन में है कि नंबर ऑफ ऑर्बिट अगर आप ज्यादा करते हैं तो एनर्जी भी इलेक्ट्रॉन की कम होती जाती है। अब जितना आप न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं उतना ही उसकी एनर्जी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो -13.6 मल्टीप्लाई बाय 10 z स्क्वायर डिवाइडेड बाय m स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम आएगा यहाँ पे। तो अब लिखते हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकंड ऑर्बिट में और थर्ड ऑर्बिट में हाइड्रोजन एटम है हमारे पास। हाइड्रोजन एटम के तीनों ऑर्बिट्स में फाइंड आउट करेंगे कि क्या यहाँ पर एनर्जी होगी। तो पहला ऑर्बिट जो है टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू -13.6 मल्टीप्लाई बाय z का स्क्वायर डिवाइड बाय n का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब टोटल एनर्जी इक्वल हो जाएगी, टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू -13.6 मल्टीप्लाई बाय z स्क्वायर डिवाइड बाय n स्क्वायर। अब z एटॉमिक नंबर तो हाइड्रोजन का 1 है, इसकी जगह 1 की पावर 2 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय n जो नंबर ऑफ ऑर्बिट है, पहले ऑर्बिट में फाइंड आउट कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट will be equal to -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये पहले ऑर्बिट की एनर्जी है। अब सेकंड ऑर्बिट में फाइंड आउट कर रहे हैं कि सेकंड ऑर्बिट में टोटल एनर्जी क्या होगी। सेकंड ऑर्बिट में टोटल एनर्जी बराबर हो जाएगी -13.6 मल्टीप्लाई बाय 1 की पावर 2, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो वही रहेगा, जस्ट दूसरे ऑर्बिट में चेक कर रहे हैं तो 2 की पावर 2 हो जाएगा। यहां से लिखेंगे टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू सेकंड ऑर्बिट -13.6 1 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2 4। अब 1 की पावर 2 तो 1 ही होगा, तो 13.6 डिवाइडेड बाय 4 है यहाँ पे। तो टोटल एनर्जी विल बी इन सेकंड ऑर्बिट 4 3 12, यहाँ पे पॉइंट लगेगा, और 4 4 16, तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की सेकंड ऑर्बिट में। तो सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी यहाँ से फाइंड आउट कर ली हाइड्रोजन एटम के लिए।
अब देखते हैं थर्ड ऑर्बिट की क्या एनर्जी होगी। थर्ड ऑर्बिट में पोटेंशियल एनर्जी की जो इक्वेशन हम लोगों ने वैसे भी साइड में लिख दी, आप उसको नोट कर सकते हैं। इन इंपॉर्टेंट इक्वेशंस को आप लोगों ने लाजमी रिमेंबर करना है। और टोटल एनर्जी ऑफ थर्ड ऑर्बिट विल बी इक्वल टू -13.6 z का स्क्वायर डिवाइड बाय n का स्क्वायर। अब टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू फॉर थर्ड ऑर्बिट -13.6, एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन को उसी तरह 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्बिट कितना है 3 है, तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब टोटल एनर्जी फॉर थर्ड ऑर्बिट विल बी इक्वल टू -13.6 डिवाइडेड बाय 9, तो इसका आंसर क्या आएगा, टोटल एनर्जी फॉर थर्ड ऑर्बिट विल बी इक्वल टू 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो थर्ड ऑर्बिट के लिए जो एनर्जी की वैल्यू है -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। पहले ऑर्बिट में कितनी थी वैल्यू -13.6, दूसरे ऑर्बिट में कितनी है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीसरे ऑर्बिट में कितनी है -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी क्या होती जा रही है, आप न्यूक्लियस से दूर जाते जा रहे हो, एनर्जी इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होती जा रही है। के शेल में कम एनर्जी होगी, एल में ज्यादा होगी, एम में और ज्यादा हो जाएगी एनर्जी। अब हम लोग जो पहला इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये है कि एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन की जितना वो न्यूक्लियस से दूर जाएगा। अगर डिफरेंस निकालें एनर्जी का कि डिफरेंस डेल्टा E2, अब E2 एनर्जी ज्यादा है, E1 एनर्जी कम है, तो ज्यादा में से कम एनर्जी माइनस करेंगे तो डेल्टा E आ जाएगा यहां से। अब E2 की वैल्यू कितनी थी, E2 की वैल्यू है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस, अब E1 की एनर्जी कितनी है, E1 की एनर्जी जो है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे यहां से और डिफरेंस निकल के आएगा 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम का। इट्स मीन कि अगर इलेक्ट्रॉन को के शेल से एल शेल में जाना है तो उसको बाहर से 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी नहीं देंगे तो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं करेगा और वो एक्साइट नहीं होगा। इसी तरह अगर हम डिफरेंस चेक करते हैं कि थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी जो है वो सेकंड ऑर्बिट से ज्यादा है, तो डिफरेंस निकालो। E3 की वैल्यू कितनी है, E3 की वैल्यू -1.5 है और E2 की वैल्यू कितनी आ रही थी, E2 की वैल्यू -3.4 थी, 3.4। तो ये आंसर आ रहा है ऑलमोस्ट, ये आंसर कितना आएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो एनर्जी का डिफरेंस क्या हुआ, एनर्जी का डिफरेंस कम हुआ। जितना न्यूक्लियस से दूर जाके डिफरेंस चेक करोगे तो उतना ही डिफरेंस कम आएगा। तो बाद में पूछ सकता है कि एनर्जी विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी डिफरेंस इज हाईएस्ट। ऑप्शन है, ऑप्शन दिया जाता है कि ऑप्शन ए E3 E2, ऑप्शन बी E4 E3, ऑप्शन सी E5 E4, ऑप्शन डी E6 E5। तो कौन सा एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा, जितना न्यूक्लियस से दूर जाएंगे एनर्जी डिफरेंस कम होगा। अगर मैं आपको इसका ऑर्डर लिख के दे दूं तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा, E2 E1 विल बी ग्रेटर देन E3 E2 is greater than the E4 E3। तो इस ऑर्डर को देख के आप लोग इस एमसीक्यू को सॉल्व कर सकते हैं कि कौन सा एनर्जी डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा। तो ये न्यूक्लियस के सबसे करीब है, तो ये डेल्टा E सबसे ज्यादा होगा। जबकि रेडियस के केस में बिल्कुल इसके उल्ट था कि न्यूक्लियस से जितना दूर जा रहे थे उतना ही जो रेडियस का डिफरेंस था वो इंक्रीज हो रहा था। एनर्जी बिल्कुल उसके उल्ट है कि एनर्जी का डिफरेंस क्या होता जा रहा है, शुरू में ज्यादा है, फिर कम है, फिर और कम है, फिर और कम है। तो बाद दफा
आपसे इस तरह एमसीक्यूज पूछ सकता है, आपको डायरेक्ट कह सकता है कि हाइड्रोजन एटम है, उसके थर्ड ऑर्बिट में बताओ एनर्जी कितनी होगी, कौन सा एनर्जी डिफरेंस ग्रेटर होगा, या आपको एनर्जी की जो डिफरेंट वैल्यूज हैं, अगर आपको किलो जूल पर एटम में पूछता है तो फिर क्या होगी। जिस तरह आपका एक एमसीक्यू बन सकता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी इक्वेशन इज करेक्ट, कि कौन सी एनर्जी इक्वेशन इलेक्ट्रॉन के लिए करेक्ट है। ऑप्शन ए -13.6 मल्टीप्लाई बाय z का स्क्वायर डिवाइड बाय n का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। आपको दूसरा ऑप्शन दे दिया -2.18 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -21 किलो जूल पर एटम। ऑप्शन सी आपको दे दिया -2.18 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -18 जूल पर एटम। Option D, all of these, yes, all of these. All these equations are correct to find out the energy of electron in any orbit. आप लोगों ने यूनिट को चेक करना है कि एमसीक्यूज में कौन सी यूनिट में वो पूछ रहा है आपसे। तो ये टोटल एनर्जी फाइंड आउट करने का फार्मूला है। तो इस लेक्चर में से टोटल एनर्जी फाइंड आउट, इसके ऊपर मैं टेस्ट भी बनाऊंगा, आप लोगों ने टेस्ट भी सॉल्व करना है, उसके ऊपर डिस्कशन भी होगी। डेफिनेटली जितनी भी इक्वेशंस हम लोग लिख रहे हैं, मैं साइड पे चार्ट में भी लिख रहा हूँ, ये इक्वेशंस ही आपने यूज करनी है। आपने इक्वेशन याद भी रखनी है और उन इक्वेशंस को आप अप्लाई करना भी आना चाहिए। डेरिवेशंस आपसे कोई नहीं करवा रहा, वहाँ पे एमसीक्यूज है, उसमें आपको फाइनल इक्वेशन याद करनी है। तो फाइनल इक्वेशन को यूज करना है तो एमसीक्यूज ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने पड़ेंगे। इस लेक्चर से अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर दे दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।